गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आप लोगों के आशीर्वाद से गुरुवर का ये चौथा अंक आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और गुरुवर का अच्छा रिस्पांस है। आप लोग अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको फैलाइए ताकि लोग शिक्षा जगत के इस पाक्षिक का लाभ उठा सके। तो गुरुवर का जो स्टेटमेंट है आज बहुत बड़े, मैं बराबर अक्सर क्लास में नाम लेता हूँ थॉमस पेन का। इनके किताब को भगत सिंह को भी पढ़ने का सौभाग्य मिला था और अमेरिका की क्रांति के महत्वपूर्ण दार्शनिकों में थॉमस पेन का कॉमन सेंस, द मैन ऑफ रीजन, इन सारे किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं का एक स्टेटमेंट है कि 100 पुजारियों की तुलना में एक स्कूल शिक्षक अधिक उपयोगी होता है। वन गुड स्कूल मास्टर इज ऑफ मोर यूज दैन 100 प्रिस्ट। तो पेन साहब के इस कथन से इस कक्षा की शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें एक नज़र में जो खबरें हैं उस पर देख लीजिए। 10वीं में 40 और 12वीं में 30% प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे कौशल का आकलन होगा, आपके स्किल का मेजरमेंट होगा बच्चों का। निजी स्कूलों में नामांकन में कमी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में लड़कियों की संख्या में लगातार वृद्धि, IITs एडमिशन में गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लगातार कर रही हैं। कर्नाटक शिक्षा में भाषा का मामला शिथिल हुआ, बहुत अच्छा प्रयोग कर्नाटक ने किया है लैंग्वेज को लेकर। शिक्षा मंत्रालय के शोध विषयों में सात्विक भोजन, प्राण प्राणायाम आदि शामिल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग से इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS नई शिक्षा नीति में बार बार सुने हैं का विंग अलग से बनाया और उस विंग ने लगभग 2 दर्जन से अधिक रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट किया है जिस पर रिसर्च चालू हो रहा है। उसमें से कुछ ये चीज़ें हैं। रिकॉर्ड छात्र पढ़ने प्रदेश चले गए। इस साल कोरोना के बाद 2019 के बाद छात्रों का जाना बहुत कम हो गया था, पुनः उस स्पीड को पाया गया, बल्कि उसका रिकॉर्ड टूट गया। इतना टूट गया कि भारत की शिक्षा बजट के बराबर बच्चे बाहर चले गए। जितना खर्च करेंगे उतना हमारे देश की शिक्षा बजट का है। सभी एंट्रेंस एग्जाम का डेट आ गया। जो भी NTA नेशनल एडमिशन टेस्ट जो लेती है, जो भी एंट्रेंस, सबके डेट का एक एकेडमिक कैलेंडर इसने जारी कर दिया है। और आज की जो सबसे मुख्य चीज़ है जिसको हम कवर स्टोरी कह सकते हैं, संजय वाचो में बहुत रिसेंट करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचा सरकार ने जारी किया। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसको हम 2 भाग में पढ़ाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे, पहले भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले बता दूं, जो लोग हमारे नियमित व्यूअर हैं उनको पता है कि धीरे धीरे नई शिक्षा नीति के बाद, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई शिक्षा नीति आती है, उस शिक्षा नीति पे फिर करिकुलम बनता है, देन सिलेबस बन के बातें आगे बढ़ती हैं। तो 2 करिकुलम बन चुके हैं अब। पहला जो फाउंडेशन स्टेज है, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज, यानी 3 साल से 6 साल के बच्चों का बन चुका है करिकुलम फ्रेमवर्क। और दूसरा अब आया है अंडर ग्रेजुएट का, ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चे 12 करने के बाद जो जाते हैं उनके लिए। अभी 3 करिकुलम फ्रेमवर्क आना बाकी है, क्योंकि 4 स्टेज में नई शिक्षा नीति को बांटा गया है। 3 का भी इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि पहले भी मैं बताया था कि सारी चीज़ें मार्च तक आ जाएंगी। अब इस करिकुलम फ्रेमवर्क के आने से ग्रेजुएशन में क्या तहलका मचा है, अब कोई ग्रेजुएट इसी सत्र से लागू है 2022-23 से, क्या क्या होगा ये हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड की एक ये भी खासियत है कि डिटेल बताता हूँ ताकि कोई परीक्षा के व्यू से भी तैयारी कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे, किसी डिबेट में भी बोल सके और पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिले। और तीसरी मज़ेदार बात कि इसका अनुवाद मैं खुद किया हूँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। तो जिनको इसका चाहिए अतिरिक्त कि मुझे इसका PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF अवेलेबल है। हमारे दफ्तर में फ़ोन करेंगे, गुरुवार का PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब गुरुवार की शुरुआत करते हैं। तो 10वीं और 12वीं में 30% प्रश्न करेंगे कौशल का आकलन।
तो ये किस कैटेगरी में गया कि नई शिक्षा नीति बराबर मेजरमेंट एंड असेसमेंट में डिफरेंसेस, इनोवेशन, नवाचार की बात करती है। उसी के तहत ये लागू किया गया है कि जनवरी फरवरी में जब सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी तो उसके क्वेश्चंस के पैटर्न में क्या बदलाव आएगा। तो 10वीं परीक्षा में 40 और 12वीं में 30% ऐसे प्रश्न होंगे जो विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का आकलन करेंगे, यानी स्किल एबिलिटीज़ का आकलन करेंगे। क्या है स्किल एबिलिटीज़ की डिफरेंट चीज़ें जो आप कोर्स की चीज़ें करते हैं, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, आपका एक्सप्रेशन, राइटिंग, कंप्यूटर, एवरीथिंग, कुछ भी स्किल जो लर्निंग के दौरान आप टीचिंग और लर्निंग के दौरान जो सीखते हैं उस स्किल पे वो क्वेश्चन होंगे। ये प्रश्न कई तरह से हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ, तर्क शक्ति परीक्षा, केस स्टडी या क्रिएटिविटी पर इसके क्वेश्चन के पैटर्न हो सकते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव किया जा रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पैटर्न के साथ यह कोशिश की जा रही है कि छात्र छात्राओं की क्षमता के आकलन पर अधिक जोर दिया जाए। नए फॉर्मेट में रीजनिंग और छोटे जवाब वाले प्रश्नों को अहमियत दी जाएगी। अगले साल बोर्ड परीक्षा 10वीं में लगभग 40 और 12वीं में 30% प्रश्न ऐसे होंगे जो छात्र छात्राओं की क्षमता की परीक्षा लेंगे। गैरतलब है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। अब निजी स्कूलों में नामांकन की कमी। कोरोना महामारी फैलने के बाद लगातार दूसरे साल सरकारी स्कूलों में नामांकन की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन निजी स्कूलों में कमी आई है। ये भी शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी का ही जवाब है लोकसभा में। लोकसभा भी चल रहा है। जिला सूचना सिस्टम, जिससे आप सब जुड़े हुए हैं, से मिले डाटे के आधार पर बताया कि सरकारी स्कूल में नामांकन 13.49 करोड़ से बढ़कर 14.32 करोड़ हो गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ोतरी सरकारी स्कूल में एडमिशन में हुआ है। लेकिन निजी स्कूल के छात्र छात्राओं की संख्या 9.51 करोड़ से घटकर 8.82 रह गई है। लगभग पूरा जितना इधर शिफ्ट किया है ऊपर चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कोरोना से उपजी सामाजिक आर्थिक समस्या को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होने लगी। ये कोरोना ने थोड़ा गौर से इस बात को समझ लीजिए, कहीं भी डिबेट में या इंटरव्यू कहीं भी काम आएगा। कोरोना ने क्या किया कि 3-4 हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट किया। पहला कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके ऊपर, उनके सेहत पे बहुत असर कोरोना का नहीं पड़ा। वो दिन दुना रात चौगुना वो बढ़ते रहे, क्योंकि बहुत सारे इनोवेटिव धंधे हिंदुस्तान में शुरू हुए और चंद लोग, वही चेहरे हैं, वही नाम है जिनको वो धंधे मिलते चले गए। दूसरा एक वर्ग था जो हायर स्किल बेस था, वो घर में लॉक होके आज तक घर से ही काम कर रहा है, तो उसके खर्चे घट गए, आने जाने के खर्चे, बाजार बंद रहा, तो उसके पास भी अच्छी सेविंग आ गई और लगातार कोरोना में शेयर मार्केट अच्छा करता रहा। तो इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने किया उधर, वो भी उनको रिटर्न अच्छा मिला। तो हाईली स्किल आदमी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। शुरू में कुछ सैलरी कट करके भी 25% मिली, लेकिन वो उनका सेविंग साइड जो है मजबूत हो गया। यानी जो एक पैसा होता है जिसको हम पोर्टेबल मनी बोलते हैं, उस मनी को डिस्पेंसेबल कि कहीं खर्चा करते हैं, सेविंग और तमाम अपनी बजट, प्री बजटेड चीज़ों को, जैसे गाड़ी का केस, घर का केस या कुछ भी बच्चे की पढ़ाई के बाद जो पैसे कुछ डिस्पोजल मनी होते हैं जिसको हम कहीं खर्च करते हैं, खाने में, पीने में, कपड़ा में, कुछ देख लिए बाजार में, टहलने में, घूमने में, तो तमाम चीज़ें बंद रहीं, आवागमन बंद रहा बहुत लंबे समय तक। तो वो वर्ग के पास सेविंग अच्छी आ गई, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा किया। अब बच गए एक तीसरा वर्ग जो था, वो कराहता रहा, जिसको हम लोअर एंड मिडिल क्लास कहेंगे। वो उसके धंधे चौपट हो गए, उनकी पूंजी खत्म हो गई, घर बैठ के पूंजी पर ही चले, तो उनके साथ बड़ी आपदा आ गई। और एजुकेशन के सबसे बड़े दीवाने वही वर्ग हैं। उसके बाद निचले वर्ग को सरकार ने थाम लिया। अभी तक मुफ्त राशन मिल रहा है, तमाम सुविधाएं, उसे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, वो अपने अपने घर में है, मनरेगा के द्वारा कुछ रोजगार भी मिल गया। लेकिन
मेजर पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शहरों में रहने वाला बहुत बड़ा सफर बना और इसका ही जस्टिफिकेशन यहाँ से हमको मिल रहा है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से आई है। अब ये तो पूरे भारत की, अब दिल्ली की भी सेहत को देख लें। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 8% बढ़ा है। 2012-13 से 2021-22 के बीच में यह वृद्धि दर्ज की गई है, 10 ईयर्स का है। कोरोना के बाद सरकारी स्कूलों में नामांकन वर्ष 2019-20 2019-20 की तुलना में 5% बढ़ा और निजी स्कूलों में 7% की गिरावट आई है। तो 5% बढ़ा, 7% की गिरावट आई। वहीं निगम के स्कूलों में पहली कक्षा में छात्र छात्राओं के नामांकन में 21% की वृद्धि हुई। यह जानकारी पिछले जानकारी का स्रोत था। लोकसभा में क्वेश्चंस का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री ये प्रजा फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में सार्वजनिक स्कूल शिक्षा को स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में 10 साल का विश्लेषण किया गया, जिसके अनुसार दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 2018-19 के छात्रों की संख्या बढ़ रही है। कोविड के दौरान 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक इस संख्या में 18% की वृद्धि हुई है। निगम के स्कूल घटे, सरकार के बढ़े। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुल नगर निगम के स्कूलों की संख्या 8% तक कम हुई। एडमिशन तो बढ़ा लेकिन स्कूल की संख्या कम हुई। 31,436 नामांकन भी कम हुए। सरकारी स्कूलों की संख्या वर्ष 2012-13 में 970 थी, जो वर्ष 2021-22 में 1047 हो गई है। नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या 2 लाख से अधिक दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह भी चिंता जाहिर की गई है कि 2014-2015 से 2020-21 तक 9वीं कक्षा के छात्रों में 38% और छात्र और 10वीं में और 11वीं में 19% छात्र 12वीं कक्षा में जाने में विफल रहे हैं। यानी एक तरह से जो पढ़ाई का मॉडल ऑनलाइन रहा वो बहुत सक्सेस नहीं है। उस पर भी चिंता व्यक्त की गई है, उस पर भी बात करेंगे। अब 26% पत्राचार में आवेदन किया। जो लोग आपको पता है कि 9वीं में फेल और 11वीं में कर जाते हैं तो पत्राचार में दाखिला उन लोगों ने लिया। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में लड़कियों की संख्या में लगातार वृद्धि। तो हम देख रहे हैं IITs में कि 2018-19 में टोटल रजिस्ट्रेशन 33,811 गर्ल का हुआ था। दोज क्वालिफाइड 4,179। नंबर ऑफ गर्ल अमॉन्ग टॉप 10 6। सीट अलॉटेड टू गर्ल 1,780। 14% सीट गर्ल्स को मिला था। यही हम 2022 और 3 में देख रहे हैं। चूँकि ये मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। तो टोटल रजिस्ट्रेशन गर्ल का हुआ 35,124। क्वालिफाइड जेईई मेंस 6,516। नंबर ऑफ गर्ल्स अमॉन्ग टॉप 10 3 और सीट अलॉटेड 3,310 यानी 19.8%। तो ये बड़ा लगातार ये डाटा बढ़ता जा रहा है, जो हमारे देश के जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वलाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट, कर्नाटक शिक्षा में भाषा का मामला शिथिल हुआ। बहुत ही शानदार है। भाषा को लेकर इस देश में बहुत विवाद रहा है। उसका मूल कारण है कि भाषा को किसी ने समझा नहीं, वो भाषाविद से बाहर निकला नहीं। कुछ लोग लिंग्विस्टिक में मास्टर डिग्री ले लेते हैं और वो समझते नहीं हैं। एक तो भाषा के मामले में सदैव सतर्क रहिए। आप देखते होंगे आए दिन हमसे भी लोग कहते हैं कि लिखने नहीं आ रहा है, 99% इंग्लिश में मिल रहा है, हिंदी में मिल रहा है। तो देखिए, भाषा मूलतः ये डिबेट लिंग्विस्टिकों का दिया हुआ है, बोध का मामला है। सबसे पहले बोध का मामला है और भाषा के साथ पूरी संस्कृति समृद्ध होती है। संस्कृति अपने सारे तत्वों को किसके साथ लेके चलती है? तो भाषा के साथ लेके चलती है। और ये हिंदुस्तान एक अद्भुत देश है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो भाषा के मामले में, संस्कृति के मामले में, मतलब भौगोलिक से लेकर समाजशास्त्रीय जितनी विविधताएं इस देश को मिली हुई है वो शायद किसी को नहीं मिली हुई है।
और इस चीज़ को अंग्रेज भी नहीं समझ पाए, जिसके चलते कुछ समस्या तो वो पैदा कर गए, कुछ अभी भी हम लोग अपने अबोध में हम नहीं जान के भी ऐसा कर रहे हैं। क्या है तो देखिए, पश्चिम के जितने राष्ट्र हैं वो कोई भी राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक भी ऐसा देश नहीं है जो अपने को बहुसांस्कृतिक राष्ट्र कहे। किसी का नैतिक हक नहीं है। सब ने अपने भाषा के आधार पर अपने राष्ट्र का निर्माण किया है, और वो राष्ट्रबोध जो है उसका सांस्कृतिक राष्ट्रबोध है। अमेरिका तमाम भाषाओं के बाद कंपलसरी है उसके संविधान में कि जो अमेरिका में इंग्लिश नहीं जानता अमेरिका का नागरिक नहीं है। लेकिन ठीक इसके विपरीत भारत की जो चेतना है, ज़बरदस्ती लोग पश्चिम को पढ़ के और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उस रूप में नहीं होगा। ये तो डिक्लेयर्ड है, ये तो धन्यवाद आज़ादी के बाद पीढ़ी के जो हमारे नेता थे, चाहे वो नेहरू हों पटेल हों, कि भाषा की समस्या को इन्होंने बहुत अजीब ढंग से, बहुत ही गरिमापूर्वक से संभाला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया, कि भाषाई द्वंद्व को ख़त्म कर दिया। और जो जिस भाषा के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिंदी को लेकर, संस्कृत को लेकर या दक्षिण की द्रविड़ियन भाषाओं को लेकर, निहायत ही बड़ी मज़ेदार उसकी कहानी है। हिंदी तो हिंदुस्तान में किसी की अपनी भाषा है ही नहीं। अगर कोई कहता है हिंदी हमारी भाषा है तो ये मुगालते में है और भाषा के साथ दुराचार है। किसी भाषा वैज्ञानिक को आप बोलने जाएंगे तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब जैसे अंग्रेजी को सीखते हैं, पंजाबी को कोई बिहार का आदमी सीखता है, यूपी का आदमी कोई बंगला सीखता है, तो जिस तरह से हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं उसमें भी रिचेस्ट रोल है भारत का। और इसीलिए नेम चॉम्स्की का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सबसे सक्सेस माना यहाँ गया है कि सेकेंड नहीं लगता है कि कोई बच्चा राजस्थानी में बात कर रहा हो हिंदी में बात करने लगता है, इंग्लिश में बात करने लगता है, हरियाणवी में बात कर रहा है हिंदी में बात करने लगता है, और कुछ टोन में कुछ शब्द में आता है तो आप उसे गलत कहते नहीं। बिल्कुल गलत नहीं कहना है। वो यहाँ तक अपनी यात्रा लाया है तो उसके पीठ को थपथपाना चाहिए। या कोई इंग्लिश में ही कुछ बोलता है, प्रोनाउंसिएशन संबंधी दिक्कत है, तो वो चूंकि उसकी संस्कृति के साथ आया, अगर उसमें सतर्कता बरत जाएगा तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से, अपने उस मिट्टी से अलग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एक विवाद है टैगोर का कि भाई एक पेड़ कह रहा है कि मुझे आज़ाद करो मिट्टी से, मिट्टी परेशान है कि मैं आज़ाद कर दूंगा तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी रूप में भाषा को लिया है कि भाषा की अपनी एक अलग पहचान है। अब भाषा के मामले में मैं कई बार अपने कक्षाओं में बोला हूँ कि गांधी के मरने से 3-4 नुकसान इस देश को इमीडिएट हुआ। एक तो भाषा का सवाल पार्लियामेंट में, संविधान सभा ने इसका ठीक से समाधान नहीं किया और इसको भविष्य पे छोड़ दिया, और आज तक ये लफड़ा चल ही रहा है। चूंकि कांग्रेस ये मानती थी, कांग्रेस की ये भूल है, गांधी के साथ धोखा हुआ कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे, कोई अरबी में लिखे, कोई उर्दू में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हिंदुस्तानी लिखेगा। मेन हिंदुस्तानी को लिखने के लिए उन्होंने उर्दू और देवनागरी को ऑथराइज कर रहे थे कि जिसमें लिखे स्क्रिप्ट अलग होगा, भाषा एक होगी। लेकिन स्क्रिप्ट के नाम पे इतना गुनाह इस देश में हुआ कि आज मुझे मज़ा आता है कि सारे बच्चे व्हाट्सएप पे रोमन लिपि में हिंदी लिख रहे हैं। कहाँ चले गए देवनागरी में इतना दम था? तो भाषा एक बोध है, भाषा साक्षरता नहीं है जो नव साक्षर आंदोलन कर रहा है। भाषा को साक्षरता से ना जोड़ा जाए, अंडरस्टैंडिंग है, उसके सारे फ्रेजेस, उसके सारी चीज़ें भाषा के साथ आती है, बिना याद किए हुए सैकड़ों फ्रेज अपने भाषा का वो रखता है। और फ्रेज क्या है कि बहुत जल्दी किसी चीज़ को कनेक्ट कर देना, बिंब से बना हुआ शब्द है जिसमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। हर कोई, एक रिक्शा वाले के पास भी है, एक मजदूर के पास भी है, सब कोई के पास है। दूसरी तो संविधान सभा ने इस समस्या को छोड़ दिया, अभी तक ये समस्या टपला खाते जा रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति में एक बात खुल के कही है कि स्थानीय भाषा, इसका कहने का यही मतलब है कि भाषा को बैरियर शिक्षा में ना बनाया जाए। जो कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति लगाने वाला भी पहला स्टेट, इसमें भी कहा कि भाई कोई कन्नड़ में लिखे, इंग्लिश में लिखे, कोई दोनों में लिखे, एक क्वेश्चन कन्नड़ में लिखे, एक
इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, ये भी नहीं, आधा क्वेश्चन कन्नड़ में लिखे, आधा इंग्लिश में लिखे, कोई उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये रियल लिबर्टी ऑफ लैंग्वेज, चूंकि भाषा बोध का प्रतीक नहीं है, वरना विश्व साहित्य की दुनिया इतनी बड़ी कैसे होती। तो ये आप गुरुओं समझिए कि बोध को आप नंबर देते हैं परीक्षा में, न कि ग्रामर। ग्रामर तो जबरदस्ती भाषा की स्वतंत्रता का हरण करता है, लेकिन चूंकि और बेसिक ग्रामर की हत्या किसी बच्चे ने आज तक नहीं की है। कहीं भी बोलता है तो ग्रामर की हत्या नहीं होती। हाँ, परफेक्शन इज अनदर थिंग, चूंकि परफेक्शन नहीं आएगा, एक्वायर कर रहा है, और परफेक्शन वैसे भी मनुष्य की चीज नहीं है, तो प्रकृति की चीज। अब शिक्षा मंत्रालय ने सात्विक भोजन, प्राणायाम, इन तमाम विषयों को शोध का विषय बनाया। जैसा कि बनाया था कि भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय में भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग की स्थापना 2020 के बाद की गई थी। इसकी नियामक संस्था को कहते हैं भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE, जो इंजीनियरिंग का कर रही है। लेकिन इस संस्था के भी बहुत जल्दी ये संस्था भी विलुप्त होने जा रही है, और आपको पढ़ा चुका हूँ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बनने जा रहे हैं उसमें ये और UGC विलय करेगा। लेकिन अभी यही है। इस नवाचार प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य भारतीय ज्ञान परंपरा पर इंटरडिसिप्लिनरी अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके लिए लगभग शोध प्रपोज किए गए थे। 28 शोध प्रस्तावों को इन लोगों ने स्वीकार किया है। कुल 400 शोध आए थे, लगभग 420, और इस पे 20 लाख रुपया इस पे खर्चा किया जाएगा। चयनित शोध प्रस्ताव कुछ बता देता हूँ। आंतों पर सात्विक भोजन का प्रभाव, इन्होंने जैन मुनियों और जैन ग्रंथों से इन चीज़ों को लिया है। प्राण माने श्वास आधारित वैदिक समाधान, जिससे आत्महत्या, सुसाइड को रोकना। युवा छात्रों की भलाई के लिए प्राणायाम और श्लोक का उपयोग से कैसे उनके माइंड को पीसफुल रखा जा सकता है। रामायण महाभारत अर्थशास्त्र के राजनीतिक संकल्पना की समझ क्या है, उसमें पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या है। आर्थिक विकास में घरेलू बचत की भूमिका, जो माता, नानी, दादी जो 1-2 रुपये के सिक्के जमा करती है, उसका क्या भूमिका है। अब ये टोटल डिबेट का मैटर है, तो ये कभी बाद में होगा। अभी मेरा काम है आपका GK मजबूत करना, तो आप ये जानिए। इसके समन्वयक गंती एस मूर्ति ने कहा है कि इन शोध परियोजनाओं के परिणाम सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाएगा। जो शोध होगा शोध पेपर में आएगा। इन 28 परियोजनाओं को उचित जांच के बाद 480 प्रविष्टि में से दिया गया है। तो इस तरह से ये न्यूज। रिकॉर्ड छात्र 6,48,000 बच्चे कहाँ गए पढ़ने, विदेश, जिनमें उनकी पसंद है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। इंजीनियर्स तो ऑल टाइम, और मैनेजमेंट अमेरिका, कनाडा। ह्यूमैनिटी और लॉ ब्रिटेन का है। तो पिछले साल 2019 में ऑल टाइम हाई था 5.86 लाख, इस बार 6.48 लाख। तो इसलिए 100% वीज़ा बढ़ गया है, और नंबर 1 पे भारत पहुंच गया है। पहले ये स्थान चीन को प्राप्त था। और इतना पैसा खर्च होगा ये 6 लाख बच्चों में, जिससे हिंदुस्तान का शिक्षा बजट है, सोच लीजिए। सभी एंट्रेंस एग्जाम के डेट आए। JEE मेन 2023 और CUET की तारीख के इंतजार करने वालों को राहत मिल गई। JEE मेन 2 चरणों में फिर होगा। पहले चरण की परीक्षा 24 से 31 जनवरी के बीच, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के चलते अवकाश रहेगा। दूसरे चरण की परीक्षा का अप्रैल में 6 से 12 तारीख तक होगा, और 7 अप्रैल को अवकाश है। और चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम MBBS BDS के लिए जो नीट होता है, वो परीक्षा 7 मई को होगी। और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है CUET 21 से 31 मई तक 10 दिनों तक आयोजित की जाएगी। JEE मेन 2030 के लिए आवेदन 15 दिसंबर से शुरू हो गए हैं, और 12 जनवरी तक ये किए जाएंगे। परीक्षा 13 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में आयोजित की जाएगी। JEE मेन की परीक्षा स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, और JEE एडवांस के लिए पात्रता परीक्षा भी होती है कि कौन एडवांस में बैठेगा, और एडवांस के द्वारा ही IIT में एडमिशन होता है। एक लास्ट जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ BSc इन एग्रीकल्चर
बहुत अच्छी चीज़ है, बायोलॉजी वाले के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। कृषि से संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली ICAR और AIEA की इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 26 टू 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। तो ये अब समस्या खत्म, कैलेंडर आ गया। अब आप लोग जो लोग हैं 12 के वो 12 का एग्ज़ाम दे रहे हो, अपियरिंग कैंडिडेट या पास कर गए हो, अब तैयारी में लग जाइए। अब मैं आया जो आज का कवर स्टोरी है, संजय उवाचो जो किताब है, क्योंकि ये भी एक डॉक्यूमेंट है, बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं सोचा कि इसको अच्छी तरह बता दूं। आप लोग केवल अपना ही ज्ञानवर्धन न करें, समाज में टीचर की बड़ी योग्यता और बड़ी पूछ रहती है। हर ग्रेड के टीचर मेरे पास हैं, बहुत बच्चे बहुत चीज़ पूछेंगे। तो गवर्नमेंट इसमें इसका नाम है डॉक्यूमेंट का करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। पहला चैप्टर 7 चैप्टर में बटा हुआ है। इंट्रोडक्शन, एंकर टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब इसका एंकर का मतलब जो सब चीज़ को बांध दे। एंकर शब्द आया जहाँ समुद्र लगाते हैं, तो देखते होइएगा कि पहले लंगर डालता है, जिसको एंकर को हिंदी में लंगर बोलते हैं, नीचे जाकर चारों ओर से समुद्र को रोकता है। तो नई शिक्षा नीति इसका एंकर है और इसके तहत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क कैसा होगा, उस शिक्षा के लिए आउटकम बेस्ड अप्रोच टू हायर एजुकेशन, परिणाम आधारित दृष्टिकोण कैसा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, स्नातक कार्यक्रम की संरचना कैसी होगी। शैक्षणिक दृष्टिकोण, पीडागोगिकल अप्रोच क्या होगा। सीखने का आकलन, लर्निंग असेसमेंट कैसे होगा। लास्ट में आज मैं आधा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। भाग 2 जब गुरुवार का आएगा नेक्स्ट इशू, तब आधा होगा, क्योंकि बहुत लंबा है और समझने की बात है, सीधे पढ़ने की बात नहीं है। ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह स्वीकार करती है, देखिए इससे बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डिटेल में दे रहा हूँ, बार बार पढ़िए, हालांकि रिपीटेशन बहुत है। नई शिक्षा नीति की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी आलोचना एक ही बात को 10 बार कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। यह स्वीकार करती है कि उच्च शिक्षा मानव के साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और भारत को विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसा कि हमारे संविधान में कल्पना की गई, एक लोकतांत्रिक, न्यायसंगत, सामाजिक रूप से जागरूक, सुसंस्कृत और मानवीय राष्ट्र सभी के लिए स्वतंत्रता, बंधुता, समानता को कायम करता है। यह नोट करता है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का लक्ष्य अच्छे, विचारशील, पूर्ण और रचनात्मक व्यक्तियों को विकसित करना। इंडिविजुअल, ये पहली शिक्षा नीति है जो इंडिविजुअलिज्म की भी बात करती है। नोटेड पॉइंट, नोटेड कि इससे पहले सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन पॉलिसी होती थी, लेकिन एक इंडिविजुअल की बात करती है कि कैसा इंडिविजुअल होना चाहिए। तो अच्छा, विचारशील, पूर्ण और रचनात्मक व्यक्तियों को विकसित करना होना चाहिए। इसकी अंग्रेजी को भी देख लीजिए। गिवन द 21st सेंचुरी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी हायर एजुकेशन मस्ट एम टू डेवलप गुड, थॉटफुल, वेल राउंडेड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। ये मेरे को थोड़ा चौंकाया कि शिक्षा ये एक सामाजिक संदर्भ होना चाहिए, लेकिन ये इंडिविजुअल को संदर्भित करती है। इस पॉइंट को ज़रूर आप याद रखेंगे, आप कहीं भी वाद विवाद में इसका उपयोग करेंगे। कहा गया है कि स्नातक शिक्षा में शैक्षिक दृष्टिकोण का आकलन जो मानविकी, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित के साथ एकीकृत किया गया है। एक टर्म यहाँ पे कॉइन हुआ है स्टेम, ह्यूमैनिटी और आर्ट। देखिए स्टेम अधूरा है, एस फॉर इन्होंने साइंस लिया है, टी फॉर टेक्नोलॉजी लिया है, ई फॉर इंजीनियरिंग लिया है, एम फॉर मैथमेटिक्स लिया है। स्टेम के साथ किसको जोड़ देना है, तो एच आर आर्ट, एच आर स्टेम। इसको याद करने के लिए आप याद रखिए कि एच आर स्टेम यानी ह्यूमैनिटी को भी कहता है कि थोड़ा आप चलिए, थोड़ा विज्ञान की तरफ चलिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ चलिए, थोड़ा इंजीनियरिंग को, दोनों को अलग किया है। टेक्नोलॉजी इज ए डिफरेंट थिंग्स, इंजीनियरिंग इज ए डिफरेंट थिंग्स। यानी प्रयोग, अप्लाइड रूप कंप्यूटर का आप पकड़िए, कुछ भी पकड़िए, और मैथमेटिक्स, तो स्टेम के साथ इसको एकीकृत कर दिया गया, जो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है और इसका प्रभाव सकारात्मक आएगा।
लगातार सकारात्मक सीखने का परिणाम दिखाए हैं, जिसमें रचनात्मक और नवीनता, महत्वपूर्ण सोच और उच्च क्रम का सोच शामिल है। ठीक है, क्षमता, समस्या को सुलझाने की क्षमता, टीम वर्क, संचार कौशल, अधिक गहराई से सीखना और क्षेत्रों में पाठ्यक्रम की महारत, सामाजिक और नैतिक जागरूकता में वृद्धि आदि। इसके अलावा समान लगाव और सीखने के आनंद पर बल देता है कि जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए हायर स्टडीज़ का, तो ये कहता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अलावा यह भी सिफारिश की गई है कि स्नातक डिग्री या तो 3 या 4 साल की अवधि की होगी। इस अवधि के भीतर कोई निकास विकल्पों के साथ उपयुक्त प्रमाण पत्र, उदाहरण के लिए वोकेशनल सहित 1 वर्ष में अगर वो वोकेशनल करता है तो कुछ ना कुछ वोकेशनल करना होगा। अगर वो 1 वर्ष में, इसको ऐसे समझिए, कोई आदमी ग्रेजुएशन प्लान करता है और वो सोचता है कि भाई 1 साल का मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा और फिर मैं कुछ दाल दलिया में लगूंगा, या कोई सोचता है कि मैं 2 साल तक करके कुछ दाल दलिया में लगूंगा, कुछ काम करूंगा, तो उसके लिए शर्त है कि 1 साल का वो कोर्स पूरा करेगा जिसको यूजी प्रमाण पत्र मिलेगा और वोकेशनल सहित एक वोकेशनल कोर्स वो करेगा। तो हो सकता है उसी वोकेशनल पे उसको नौकरी लग जाए, कहने का ये मतलब है। फिर वो एंट्री लेगा, फिर 2 साल करेगा और फिर एक वोकेशनल कोर्स करेगा। कोर्स कितने क्रेडिट का होगा, अच्छा वो बाद में समझाऊँ, कंफ्यूज कर जाइएगा। तो 2 साल के अध्ययन के बाद यूजी डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल के कार्यक्रम के बाद उसको स्नातक की डिग्री ग्रेजुएट हो जाएगा और 4 साल मल्टी डिसिप्लिनरी स्नातक कार्यक्रम में अपने पसंद की चीज़ों को चुनकर वो इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। 4 साल करेगा तो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, ऑनर्स की भी डिग्री होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। चूँकि रिपीटेशन है इसलिए आगे। नई शिक्षा के एंकर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ईपी सिद्धांत जिनका उच्च शिक्षा के विभिन्न चरणों में पाठचर्या पे जोर पड़ता है। क्या क्या है? एनईपी कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली के साथ साथ व्यक्तिगत शैक्षणिक संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेगा। उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम पर सीधा असर डालने वाले सिद्धांत शामिल है। क्या है? तो अपने समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना। दिस इज अ गुड थिंग कि रिकॉग्नाइजिंग और आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ द ईच स्टूडेंट प्रमोट हर हिज होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये अच्छी बात है कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ यूनिक होता है तो उसको डेवलप करना ठीक है। लचीलापन ताकि शिक्षार्थी अपने सीखने के पथ और कार्यक्रमों का चयन कर सके और इस तरह अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। फ्लेक्सिबिलिटी कही दिए, छोड़ने का, सब्जेक्ट छोड़ने का, समय का, तमाम ढंग की बातें हैं। और इंडिविजुअलिस्टिक इसलिए है कि इंडिविजुअली कुछ स्किल सीख ले, कुछ जो उसमें यूनिक है उसको लाए। थर्ड, लचीलापन ताकि विद्यार्थी अपने सीखने के कार्य का चयन कर सके और इस तरह अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन का रास्ता चुन सके। चौथा, एक बहुआयामी दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल में बहुआयामी और समग्र शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस द साइंसेज, सोशल साइंसेज, आर्ट, ह्यूमैनिटी, स्पोर्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ल्ड, यानी ये बहुविध दुनिया है। इस संसार में हर ढंग के लोग चाहिए तो उसके लिए उस ढंग का विकास हो सके। रटने के बजाय वैचारिक समझ पे जोर, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण सोच, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों और जीवन कौशल जैसे संचार, टीम वर्क, नेतृत्व, लचीलापन, एम्फेसिस ऑन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन द रोट लर्निंग, critical thinking to encourage the logical decision making and innovative ethics and human constitutional values and life skills such as communication, teamwork, leadership और resilience। शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, भाषा बाधाओं को दूर करना, दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच बढ़ाना, शैक्षिक योजना का प्रबंधन करना। सभी पाठचर्चा रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड रेस्पेक्ट टू द लोकल कॉन्टेस्ट इन ऑल करिकुला, पेडागॉजी एंड पॉलिसीज। ये बड़ी अच्छी बात है कि सभी पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र और नीति में विविधता और स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान, सभी शैक्षिक निर्णय की आधारशिला के रूप में समानता और समावेशन,
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में फलने फूलने में सक्षम है और संस्थागत वातावरण मतभेदों के प्रति उत्तरदायी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध है। इक्विटी एंड इंक्लूजन एज द cornerstone of all education decision to ensure that all students are able to thrive in their education system, and the institutional environment are responsible to differences to ensure that higher quality of education is available for all. अब परिवर्तन पहल जिनका स्नातक शिक्षा पे असर पड़ेगा, तो एनपीए में उच्च शिक्षा में कई परिवर्तनकारी पहल की गई है। ट्रांसफॉर्मिंग इनिशिएटिव, इसमें है समग्र बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी प्री ग्रेजुएशन शिक्षा की शुरुआत करना, जो मनुष्य के सभी क्षमताओं बौद्धिक, सौंदर्यपरक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित करना। सॉफ्ट स्किल जैसे जटिल समस्या का समाधान, महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक सोच, संचार कौशल, कठोर विशेषज्ञता हासिल करना। नेक्स्ट, बहुविषयक संदर्भ में अध्ययन के लिए अनुशासनात्मक क्षेत्रों और रचनात्मक संयोजों के समक्ष करने के लिए लचीली पाठचर्या संरचनाओं को अपनाना, जो किसी विषय या विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा पाठ्यक्रम में विकल्पों में लचीलेपन को भी अनुमति देता है। 3 या 4 साल की अवधि के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, जिसमें मल्टीपल इंट्री और एग्जिट पॉइंट और री एंट्री ऑप्शन के साथ उपयुक्त सर्टिफिकेट, जैसे अध्ययन के लिए चुने हुए क्षेत्र में अध्ययन के 1 वर्ष 2 सेमेस्टर पूरा करने के बाद एक स्नातक प्रमाण पत्र, 2 साल 4 सेमेस्टर के बाद यूजी डिप्लोमा, उसके बाद डिग्री, 4 वर्ष के बाद ऑनर्स या अनुसंधान के साथ सम्मान। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम को एक पसंदीदा विकल्प माना जाए, क्योंकि यह छात्र की पसंद के अनुसार चुने गए विषयों पर आधारित है। सामुदायिक जुड़ाव, पर्यावरण शिक्षा, मूल आधारित शिक्षा और उसमें क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रमों परियोजनाओं को शामिल करना, पर्यावरण शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अवशिष्ट आदि, मूल्य आधारित शिक्षा, मानवतावादी, नैतिक, संवैधानिक, सत्य के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, धर्मी चरण, आचरण, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक स्वभाव, नागरिकता, मतलब हर चीज़ को इसमें डाल दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। अंग्रेजी वर्जन है, क्योंकि इसका अंग्रेजी वर्जन ही था, हमने इसको ट्रांसलेट आपके लिए किया। सतत विकास के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा, शिक्षार्थियों की वैश्विक और सतत विकास के मुद्दे के बारे में जागरूक होना, समझना, छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकारों, शिल्पकारों आदि के साथ इंटर्नशिप प्रदान करना, साथ ही अपने स्वयं या अन्य HEI अनुसंधान संस्थानों से संकाय, शोधकार, अनुसंधान, इंटर्नशिप आदि करना। मतलब शुरू से उनके चॉइस की चीज़ों के साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा के साथ ही व्यवसायिक विषयों सहित कई विषयों के क्षमताओं के विकास में सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण कार्यक्रमों को पुनः उन्मुख करना। इसमें भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र, कला, नृत्य, रंगमंच, सांख्यिकी आदि सबका विकास करना। अब पाठचर्या की रूपरेखा। पहला है अध्ययन के एक अनुशासन से दूसरे में जाने का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन डिसिप्लिन ऑफ स्टडी टू अनदर। आराम से आप जाएंगे। शिक्षार्थियों को सभी विषयों में अपनी रुचि के पाठ्यक्रम चुनने का अवसर, कि आपको अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू चूज कोर्स ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ऑल डिसिप्लिन। सुरक्षित क्रेडिट की संख्या के आधार पर यूजी सर्टिफिकेट, यूजी डिप्लोमा या डिग्री के साथ कई प्रवेश और निकाय विकल्पों की सुविधा, फैसिलिटी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन विद यूजी सर्टिफिकेट, यूजी डिप्लोमा और डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रेडिट सिक्योर्ड। विद्यार्थियों के बहु या अंतर विषय सीखने के लिए सक्षम करने के लिए एक संस्थान से दूसरे संस्थान के लिए लचीलापन, कि वो मूवमेंट कर सके। ये नहीं कि आप इस संस्थान में हैं दूसरे में एडमिशन नहीं होगा, नहीं मूव कर सकते हैं। हर जगह लचीलापन किया है। और सीखने के वैकल्पिक तरीके ऑफलाइन, ODL, ऑनलाइन, हाइब्रिड मोड, मतलब जैसे जो कोई सीखना चाहे ये सारी सुविधाएं होंगी। यानी फ्लेक्सिबिलिटी, स्विच टू अल्टरनेटिव मॉडल, लर्निंग ऑप्शंस, ODL, ऑनलाइन लर्निंग, हाइब्रिड और सारी चीज़ें। उसके बाद सेमेस्टर क्रेडिट, एक सेमेस्टर 90 कार्य दिवसों का होगा और एक साल को 2 सेमेस्टर में बांटा गया, यानी 180 कार्य दिवस, जो बहुत पुरानी डिमांड है। समझिए
यूनिवर्सिटी कमीशन से ही है, तो 180 दिन की होगी। हालांकि इसमें कंट्राडक्टरी है। आगे ये डॉक्यूमेंट कहता है कि याद रखिएगा, खाली यहाँ 90 दिन की बात ये करता है, जो पुराना डिमांड है कि 90 कार्य दिवसों का छुट्टी हटा के एकदम टोटली परफेक्ट 90 डेज क्लासेस होंगे। और सेमेस्टर कंप्रोमाइजिंग 90 वर्किंग डे एकेडमिक ईयर डिवाइडेड इन 2 सेमेस्टर। उसके बाद 2 महीने की ग्रीष्मकालीन अवकाश होगी 8 सप्ताह की, और उसमें सबको इंटर्नशिप करना है। और उस इंटर्नशिप करने के लिए वो आसपास की चीज़ों से, और उसमें इंस्टीट्यूट मदद करेगा उस इंटर्नशिप करने में। उसके बाद है मेजर और माइनर विषय। सब्जेक्ट पे आ जाइए, तो विषयों को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। तो एक है जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोलते हैं, डीएस, वो मेजर होंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनर। इसके अलावे भी सब्जेक्ट होंगे वैल्यू एडिशन के लिए, और वो कंपलसरी जो स्किल इन्हेंसमेंट के कोर्स होंगे। तो देखिए कि मेजर विषय या मुख्य फोकस विषय उस विषय में डिग्री प्रदान की जाएगी जो छात्रों के प्रमुख विषयों में मुख्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से क्रेडिट की निर्धारित करता है। यानी मेजर सब्जेक्ट वही कहलाएगा किसी के लिए जिसमें वो 50% अपने टोटल मार्क्स का या क्रेडिट का 50% उसका मेजर में होता है। जैसे ग्रेजुएशन को समझने के लिए, ग्रेजुएशन 120 क्रेडिट का है, 3 इयर्स, 1 साल 40-40 क्रेडिट का है, 1 सेमेस्टर 20 क्रेडिट का है। तो 10 क्रेडिट अगर वो लेगा, एक सब्जेक्ट केवल 10 क्रेडिट का लेगा, तो उसका मेजर कहलाएगा, यानी वही ऑनर्स। मेजर डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ मेन फोकस and the degree will be awarded in that discipline. A student should secure the prescribed number of credit, about 50% of total credit through core course is the major discipline. वही कहलाएगा। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं। यहीं से जानना आपको सब बहुत ज़रूरी है। पीछे वाला तो खाना पूर्ति है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कहीं भी, लेकिन इसको ठीक से समझिए। माइनर सब्जेक्ट जिसको हम गौन कहते हैं, एक छात्र को प्रमुख विषय से परे व्यापक अंडरस्टैंडिंग करने में ये मदद करेगा। जैसे कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहा है, क्या है उसका मेजर इकोनॉमिक्स है, और माइनर वो स्टैट ले लेता है, तो बट नेचुरल है कि वो कितना अच्छा हो इकोनॉमिक्स का जानकार हो जाएगा, इकोनोमेट्रिक्स का। तो इस पाठ्यक्रमों के एक समूह से न्यूनतम 12 क्रेडिट प्राप्त करता है, तो छात्र को बीए सांख्यिकी में एक माइनर के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री मिलेगी। यानी 12 क्रेडिट उसको पाना होगा इसका माइनर का, तो तब जाके उसको बीए की डिग्री मिलेगी। ठीक है? और ये 12 क्रेडिट कितने दिन में? 3 साल में है। तो 3 साल में मेजर में कितना है? मेजर में कम से कम 60 क्रेडिट चाहिए, और माइनर सब में और चीज़ों में चाहिए 60 क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यूजी सर्टिफिकेट, अब ठीक से समझिए कि ग्रेजुएशन अब 9 प्रकार के हैं, 9 से 10 प्रकार के। ये बड़ा काम की चीज़ है। तो पहले तो यूजी सर्टिफिकेट समझ गए, बीए में हम एडमिशन लिए 1 साल, 2 सेमेस्टर पूरा किए, हम छोड़ रहे हैं, हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लिखा होगा यूजी अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, जिसमें हम कितना क्लियर करके आएंगे। तो एक सेमेस्टर में हमको कितना करना है? 40, सॉरी एक ईयर में 40, एक सेमेस्टर में 20, तो 40 क्रेडिट लिए और हम निकल गए, हमारे सर्टिफिकेट पे आएगा। और साथ में कोई वोकेशनल 4 क्रेडिट का किए या इंटर्नशिप कुछ भी किए, उसके साथ हम बाहर हो गए। पहले साल पूरा होने के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं, और 40 क्रेडिट हासिल कर चुके हैं उन्हें यूजी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। अगर इसके अलावा वो पहले गर्मी छुट्टी में 4 क्रेडिट का कोई वोकेशनल कोर्स करते हैं, तो इन छात्रों को 3 साल के भीतर डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश करने। अब इन लोगों को क्या है कि एक लॉक पीरियड लगा कि 1 साल में लेके हम चल दिए, और हम 3 साल के अंदर विदिन 3 ईयर्स अगेन हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक से समझिएगा। कहाँ? ग्रेजुएशन में। अब हम सेकेंड ईयर में अगर CUT दे के हम फर्स्ट ईयर में गए, तो सेकेंड ईयर के लिए CUT नहीं देना होगा, पता करना होगा खोज के कि भाई कहाँ सीट खाली है। तो हम अभी तक का, अब आगे फिर हर साल करेंगे तो संभव ही नहीं है। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन 3 साल के अंदर लेंगे तो ठीक है, उनका एडमिशन वैलिड है। और पूरे ग्रेजुएशन की डिग्री 7 साल में पूरी करनी है। 1 साल
से दूसरे साल के बीच गैप आप 3 साल का रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और पूरी डिग्री के लिए जैसे पहले हम छोड़ दिए, 3 साल बाद गया सेकेंड ईयर, उसके बाद हम क्या किए, 1 साल का गैप कर दिए और थर्ड ईयर हम पूरा कर लिए। तो 3 1 4 और 3 7 हमारी डिग्री पूरी हो गई। हम ऑनर्स के लिए फिर हमको समय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2 साल का 2 साल का गैप रखते हैं तो ऑनर्स भी कर लेंगे। चूँकि 7 साल में आपका क्रेडिट बैंक जो है वो अपने आप लैप्स कर जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड होगा, फिर से आपको उस प्रक्रिया में 0 से शुरू करना होगा। पहले यह सुविधा 5 साल थी कि आपको 5 साल में ग्रेजुएशन कर लेना है, लेकिन इसमें भी सुविधा दी गई कि 2 साल और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ईयर टू ईयर मैक्सिमम गैप 3 इयर्स और इंटायर कोर्स विद इन सेम ईयर। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब दूसरा यूजी डिप्लोमा, अब जो दूसरे साल पढ़ लिए, लगातार 2 साल पढ़ लिए, 80 क्रेडिट लिए, 40 फर्स्ट ईयर में लिए थे और 40 मतलब सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में लेके वो निकल गए, सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में निकल गए और उनको यूजी डिप्लोमा की डिग्री मिली। और फिर उन्होंने दूसरे वर्ष भी गर्मी की छुट्टी में 4 क्रेडिट का व्यावसायिक कार्यक्रम किया, तो ठीक है, 8 क्रेडिट उनका व्यावसायिक भी है, वो मैं समझा चुका हूँ। वो क्रेडिट अलग जमा होता है, उससे डिग्री का मतलब नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, वो ज़्यादा पावर है आपके लिए कि हाँ भाई ये भी करके आया हुआ है, टाइपिंग का 4 क्रेडिट लिए हुए, कंप्यूटर का लिए हुए, ज़्यादा योग्य आप माने जाएंगे। लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री से उसका मतलब नहीं, जिस पे बड़ी लंबी क्लास हो चुकी है। इन छात्रों को 3 साल की अवधि के भीतर फिर से प्रवेश करने और अधिकतम 7 साल, तो ये दूसरे ढंग का ग्रेजुएशन हुआ। अब तीसरा समझिए, 3 वर्षीय यूजी डिग्री, 3 वर्ष तक लगातार हम पढ़े, हम 120 क्रेडिट पूरा करके निकले और हमको क्या मिल गया, बहुत इज्जत के साथ हमको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। अब इसमें क्या है कि न्यूनतम क्रेडिट की आवश्यकता को पूरा करने के बाद प्रमुख विषय में यूजी डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ भी मेजर सब्जेक्ट लेकर आप 3 साल की डिग्री पूरा कर सकते हैं। एक और मज़ेदार बात है इसमें, जो शायद आगे मैं बताऊंगा, कि अगर किसी को पहले साल 2 साल तक इतनी छूट है कि कोई फिजिक्स में चला गया जो उसमें एडमिशन ले गया, मन नहीं लगा, तो अगले साल वो हिस्ट्री ले, पॉलिटिकल साइंस ले, कुछ लेगा, पहले साल का क्रेडिट बैंक में जमा रहेगा और सब्जेक्ट बदल लेगा। ये लॉकिंग थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में अलाउ नहीं है, 2 साल तक ईवी है। इतना लचीलापन है, आप फिजिक्स से कीजिए, मैथ से कीजिए, जो मन करे वो सब्जेक्ट मेजर ले लीजिए, माइनर लिस्ट दिया रहेगा। लेकिन ये जितना सुनने में अच्छा लग रहा है वो होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। ये कल्पना की गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएंगे और उसके तहत ये सब करेंगे। संभव नहीं है कि सब्जेक्ट चॉइसेस के मिलेंगे और लॉक लगेगा, जैसे 12वीं में लॉक लगा देता है बहुत स्कूल कि भाई यही ग्रुप है मेरे पास, ज्योग्राफी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है। अब 250-300 कोर्स है सीबीएसई का, हर स्कूल कहाँ से टीचर रखेगा? तो ये प्रॉब्लम यहाँ भी आनी है। देखने में बड़ा रंगीन सपना है ये। चौथा, फोर्थ वन, 4 वर्षीय यूजी डिग्री विथ ऑनर्स। इसमें 4 साल की यूजी डिग्री मिलेगी, ऑनर्स जो 160 क्रेडिट का होगा। ठीक है, मतलब प्रतिष्ठा पा गए। अब 5वें किस्म की डिग्री है ऑनर्स विथ अनुसंधान, ऑनर्स विथ रिसर्च। जो छात्र पहले 6 सेमेस्टर में 75%, 6 सेमेस्टर मतलब 3 साल में 75% मार्क्स ले आए, या मिनिमम इतना या इससे अधिक, और स्नातक स्तर पर वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो चौथे वर्ष में एक शोध स्ट्रीम हो, प्योर शोध स्ट्रीम चुनेंगे। विश्वविद्यालय कॉलेज का एक सदस्य उन्हें शोध कराएगा और उस अनुसंधान परियोजना में शोध प्रबंध में 12 क्रेडिट मिलेगा और 107 क्रेडिट पर प्राप्त करने वाले छात्रों को यूजी डिग्री अनुसंधान के साथ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, यानी ऑनर्स विथ रिसर्च। ये 12 क्रेडिट अलग है, 160 अलग करना होगा तब जाके। और इसके लिए आपको पहले ही से डिस्टिंक्शन चाहिए। हिंदुस्तान या पूरे दुनिया के शिक्षा पद्धति में डिस्टिंक्शन का मतलब है 75% मार्क। चलिए, तो ये 5वें किस्म का ग्रेजुएशन है। अभी रुकिए मत, छठा भी देखिए, अभी दिखाता हूँ।
4 के बाद फिर समझाया है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए चाहिए, जो चाहोगे वो नहीं है इस काम को कराओगे, क्या है। तो 4 साल की यूजी डिग्री अनुसंधान रिसर्च विथ ऑनर्स, जो लास्ट मैंने बताया था, वो वही दे पाएंगे जिनके पास जो बेसिक कम्युनिटी होगी, जैसे लाइब्रेरी होगी, पत्रिकाओं की पहुंच होगी, जितने रिसर्च जर्नल हैं वो आते होंगे, कंप्यूटर लैब होगा, सॉफ्टवेयर होगा और बहुत अच्छा लैब होगा, और कम से कम 2 परमानेंट फैकल्टी मेंबर ऐसे होंगे जिनको पीएचडी सुपरवाइजर का स्टेटस मिला होगा, और पहले उनको अगर उनको पहले से ये सब मिला हुआ है तो उस इंस्टीट्यूट को किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब नहीं मिला हुआ है, अगर नया लाते हैं तो उनको फिर पूछना होगा नियामक अथॉरिटी से कि भाई मैं ये कोर्स चला रहा हूँ, लेकिन पहले ही से ऑलरेडी वहाँ पे मिनिमम 2 फैकल्टी हैं जिस सब्जेक्ट में जिनको सुपरवाइजर का स्टेटस मिला हुआ, वो इस कोर्स को करा सकते हैं। अब सोचिए कि हर सब्जेक्ट में 2-3 सुपरवाइज़र होना, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लेवल का आदमी या रीडर लेवल का आदमी या स्पेशल पावर से लेक्चरर लेवल का आदमी तो होता नहीं है जनरली, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तो ये बहुत बड़ा ये बैरियर यहाँ बनेगा। अब छठे प्रकार का ग्रेजुएशन सिंगल मेजर के साथ यूजी डिग्री, कि एक कोई मेजर सब्जेक्ट लेके आप यूजी डिग्री चाहते हैं तो फिर 3 से 4 साल की डिग्री के लिए 50% क्रेडिट आपको एक खास सब्जेक्ट में पूरा करना होगा। यानी आप ऑनर्स है तो 160 क्रेडिट का, तो 80 क्रेडिट का एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अब जैसे 3 वर्षीय यूजी प्रोग्राम में कुल 120 है, तो 60 क्रेडिट आपने फिजिक्स में ले लिया, तो क्या होगा कि आप फिजिक्स ग्रेजुएशन विथ फिजिक्स मेजर की डिग्री आपको मिलेगी। 4 साल में आपने 160 क्रेडिट का है, 80 क्रेडिट का फिजिक्स ले लिया, तो बीएससी विथ रिसर्च, ऑनर्स विथ रिसर्च इन फिजिक्स आपका सिंगल मेजर हो गया। अब 7वें तरह का ग्रेजुएशन देखिए, डबल मेजर के साथ यूजी डिग्री। अब कोई बच्चा डबल मेजर लेना चाहता है तो अब उसमें कम से कम दूसरे में 40% चाहिए। 4 साल की यूजी डिग्री के लिए दूसरे प्रमुख विषय में 40% क्रेडिट उसको सुरक्षित करना होगा। अब जैसे 120 क्रेडिट का ग्रेजुएशन है तो 40% 48 हो जाएगा, 12 चौका 48 क्रेडिट वाला भौतिक का छात्र बीएससी भौतिकी में एक डबल प्रमुख के साथ वो पास किया। 4 साल के यूजी प्रोग्राम में अर्जित किए जाने वाले में 160 है तो 64 क्रेडिट का भौतिक का छात्र बीएससी विथ ऑनर्स डबल मेजर विथ फिजिक्स वो होगा। अब ये छोटे मेजर में वो लिटरेचर भी रख सकता है, हिस्ट्री भी रख सकता है, लेकिन उस पर उसकी मास्टरी होगी। अब 8वां, और अभी रुकिए नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम प्रमुख पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट घटक विषयों के बीच वितरित किए जाएंगे ताकि इंटरडिसिप्लिनरी, अब कई सब्जेक्ट को लेके आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सब में क्रेडिट बदल जाएगा। जैसे कोई इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की डिग्री के लिए अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित सब ले लेता है तो कुल क्रेडिट तीनों में डिवाइड हो जाएगा और एक तरह से वो इकोनोमेट्रिक्स में बीएससी विथ ऑनर्स 4 साल करेगा तो कहलाएगा, नहीं तो वो इंटरडिसिप्लिनरी ग्रेजुएट कहलाएगा। ठीक है, बहुत सुविधा है। अब आखिरी टाइप का भी है कि विश्वविद्यालय कॉलेज में वैधानिक अध्ययन बोर्ड और अकादमिक प्रमुख श्रेणी। अच्छा, ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लेंगे वो लोग जो अकादमिक परिषद है और तमाम लोग हैं कि उसमें लेने का। तो इस प्रकार का क्रेडिट का इस से ग्रेजुएशन की कितनी तरह की डिग्रियां अब देश में मिलेंगी ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब क्रेडिट को घंटे में देखिए, अब ये कहता है कि पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यभर क्रेडिट को घंटे में मापा जाएगा। क्रेडिट का क्या मतलब है? घंटे में। अब देखिए, एक सेमेस्टर न्यूनतम 15 वीक का होगा, लगभग 3.5 महीने का होगा, और इसमें वर्किंग डेज कितने होंगे? 90। कम से कम एक सेमेस्टर लगभग 4 चौका 16, मतलब लगभग 4 महीने का हो ही जाएगा, 1 महीना कम, और इसमें 90 डेज में काम होगा।
ये जान जाइए। और इसमें अब फिर घंटा भी निर्धारित होगा कि एक कोई इसमें है कि एक कोई लेक्चर है और ट्यूटोरियल है या प्रैक्टिकल है, कोई भी चीज़ है तो सबके टाइम को बताया गया है। तो 15 सप्ताह की अवधि में एक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का व्याख्यान 45 घंटे के शिक्षण के बराबर होगा। तो 15 घंटे का एक क्रेडिट पढ़ाने में, टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है क्रेडिट का, तो एटलीस्ट उसको 15 आवर्स पढ़ाना होगा, बस इतना ही जानिए। जबकि पहले इग्नू ने 30 आवर्स किया था और NOIS ने, लेकिन इसने 15 आवर व्याख्यान के लिए किया है। उसके बाद ट्यूटोरियल के लिए है कि एक सेमेस्टर में एक क्रेडिट ट्यूटोरियल करना होगा तो 15 घंटे के बराबर होगा। 15 घंटे का हर कोई को ट्यूटोरियल करना होगा, एक क्रेडिट का ट्यूटोरियल होगा, 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट। और प्रैक्टिकम या लैब, कम्युनिटी इंगेजमेंट, फील्ड वर्क, वो 15 सप्ताह में 30 घंटे के जुड़ाव के बराबर होगा। एक सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में एक क्रेडिट 30 घंटे के बराबर, यानी ये जो काम करेगा तो इसमें टाइम लगता है, तो इसमें डबल कर दिया टाइम कि एक क्रेडिट इसका 30 घंटा माना जाएगा। क्योंकि फील्ड वर्क कर रहा है, कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, कोई लैब कर रहा है, तो इसको क्रेडिट बढ़ा दिया, 30 घंटे के बराबर बना दिया। उसके बाद कोई जैसे सेमिनार में भाग ले रहा है, स्टूडियो में कुछ काम कर रहा है, तो 15 सप्ताह की अवधि में एक सेमेस्टर में इसका भी एक क्रेडिट 30 घंटे के कार्य के बराबर होगा। यानी पढ़ाई केवल 15 घंटे का और ट्यूटोरियल और पढ़ाई 15 घंटे का, और जितना प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसका क्रेडिट बढ़ा के एक क्रेडिट 30 घंटे का बराबर कर दिया है। अब इसी तरह से कि एक सेमेस्टर 15 सप्ताह की अवधि में एक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट पाठ्यक्रम होगा, तो 45 क्रेडिट का व्याख्यान यानी 3 क्रेडिट वो और 1 क्रेडिट का ट्यूटोरियल, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लिखित गठन करती है, उसमें से प्रत्येक प्रयोगशाला व्याख्यान पाठ्यक्रम, ये क्या होगा, लेक्चर कोर्सेज क्या होगा, तो इसमें सीखने, कार्य, व्यवसाय, पेशेवर अभ्यास के क्षेत्र, किसी विशेषज्ञ या योग्य कर्मियों द्वारा किसी क्षेत्र या अनुशासन से संबंधित व्याख्या वाले पार्ट, जिसपे वो लेक्चर देगा। और ये लेक्चर कॉलेज का भी हो सकता है, अपने चीज़ों का कोई मास्टर आदमी भी, उसको भी मौका इसके लिए मिल सकता है। ट्यूटोरियल क्या है, तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या कहीं दिक्कत आई तो 1 to 1 टीचर से इंटरेक्ट करके चीज़ों को और समझने का मौका मिलेगा। उसके बाद प्रैक्टिकम प्रयोगशाला का कार्य जो प्रयोगशाला में जाके करेंगे, तो इस तरह से ये चीज़ें लागू होते हैं। इंटर्नशिप किसी भी बड़े शिल्पकार के पास, कहीं भी, कोई CA के पास करेगा, कोई किसी मैगजीन में जाके करेगा, कोई किसी टाइपिंग सेंटर पे करेगा, कोई किसी नए टेक्नोलॉजी वाले के यहाँ करेगा, कोई किसी फैक्ट्री में करेगा, कोई किसी शॉपकीपिंग में कर सकता है, बड़े बड़े मॉल और स्टोर है तो सेल्स का कर सकता है। तो ये सारे इंटर्नशिप कहलाएंगे जो सबको करना है। उसके बाद स्टूडियो गतिविधि, मेरे स्टूडियो के अंदर काम करना, फील्ड माने प्रोजेक्ट का काम करना, और कम्युनिटी से जुड़ाव सेवा, ये भी है कि कम्युनिटी सर्विसेज आपको देना है, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि में समाज से जुड़िए, वहाँ की चीज़ों का सर्वे करना, उस पर उनके जीवन को समझना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व में आप क्या मदद करते हैं, संस्कृति और शिक्षा को देश का समझना, ये है। नंबर ऑफ क्रेडिट बाय टाइप ऑफ कोर्स, नए पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए स्नातक कार्यक्रम में विभिन्न शाखाओं में अपनी पसंद के पाठ्यक्रम सीखने के लिए लचीलापन है कि सभी विभाग प्रत्येक पाठ्यक्रम समान निर्देश घंटे के लिए एक निश्चित निर्देश संख्या में क्रेडिट निर्धारित करें। प्रति पाठ्यक्रम क्रेडिट की प्रस्तावित संख्या और क्रेडिट वितरण वितारोत्तेजक है, और उच्च शिक्षण संस्थानों में 6 to 8 सेमेस्टर में पाठ्यक्रम क्रेडिट और का निर्णय लें। 6/8 इसलिए कहा जाता है कि 6 क्रेडिट का मतलब है पास कोर्स, मतलब 3 इयर्स, 8 का मतलब है ऑनर्स विथ रिसर्च। तो और अब आ गए मेजर और माइनर कोर्स, सभी विषय प्रमुख या गौण 4 क्रेडिट या उपयुक्त हो सकता है। ट्यूटोरियल के लिए अतिरिक्त से 2 क्रेडिट वितरित किए जाएंगे, यानी कोई भी सब्जेक्ट माइनर और मेजर कम से कम 4 क्रेडिट का होगा। अगर माइनर लेगा तो ऑटोमेटिक उसके कई रूल्स हैं
कि 50%, लेकिन मेजर कोई भी आप एक लेंगे तो मिनिमम उसका क्रेडिट 4 होना चाहिए और 2 ट्यूटोरियल आपको लेना ही है जो 2 क्रेडिट का होगा। अब मल्टी डिसिप्लिनरी कैपेबिलिटी या एबिलिटी इन्हेंसमेंट इन लैंग्वेज, स्किल डेवलपमेंट 3 क्रेडिट या उपयुक्त रूप में हो सकता है अदर कोर्स। और समान मूल्य कॉमन वैल्यू एडिशन कोर्स वो 2 क्रेडिट का आपको लेना पड़ेगा। तो इधर से सब कुछ करते हुए आइएगा तो क्या है कि 4 क्रेडिट का 3 क्रेडिट का आपको आदर्श पाठ्यक्रम लेना है और मूल्य वर्धित वैल्यू एडिशन 2 क्रेडिट का लेना है और इधर एक माइनर जो है वो 4 क्रेडिट का लेना है, जो सबको लेना है, अलग अलग होगा। उसके बाद कॉमन वैल्यू एडिशंस। तो इस तरह से ये खत्म हुआ गुरुवर का ये एक अंक। जिनको भी चाहिए मुफ्त में आप मंगा सकते हैं मनीष जी को फ़ोन करके और ये PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जय हिंद।